आज हम बच्चों पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता। जैसे कि नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अब जैसे कि नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका मतलब है कि वो अम्ल हैं, तो क्या ऐसा गुण है उनके अंदर में कि जिससे वो अम्ल होते हैं। अब पहला गुण तो हम ये देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो ये समूह होता है ना, कार्बोक्सिलिक समूह, जिसको हम डैश यानी बॉन्ड लगा के RCOH लिखते हैं, तो इस COH ग्रुप की उपस्थिति के कारण ही जो है ये अम्लीय प्रकृति के हो जाते हैं। ठीक है? पहला तो ये। अच्छा, सामान्य रूप से आपने ये देखा होगा, इससे पिछली कक्षाओं में आपने अम्ल के बारे में जब पढ़ा होगा, तो अम्ल क्या होता है सामान्य रूप से? हम कहते हैं भई जिनका स्वाद खट्टा होता है वो अम्ल होते हैं। है ना? या हमने ये देखा है कि जिनका हम सामान्य परिभाषाओं में पढ़ा है कि जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। है ना? ऐसी परिभाषाएँ हमने पूर्ववर्ती कक्षाओं में पढ़ी हुई है। अब यहाँ पर हमारा जो ये चैप्टर है, एसिड वाला जो चैप्टर है, इसमें हमको एसिड किस प्रकार से एसिड होता है उसकी थोड़ी-सी व्याख्या हमने करनी है। तो अब देखिए, देखो जैसे ये अम्ल है, अम्ल का हमने सूत्र लिखा है RCOH। तो ये RCOH को यदि हम तोड़ते हैं माना, तो ये किस प्रकार से टूटता है? एक तो ये बन जाता है इसमें एसीटेट यानी कार्बोक्सिलेट आयन बन जाता है RCO- और दूसरा हाइड्रोजन प्लस बन जाता है ना? तो अम्ल यहाँ पर हम कैसे परिभाषित करते हैं कि कोई भी एसिड जो होता है ना, वो जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है। हमने इससे पहले भी कई प्रकार के अम्ल और क्षार की परिभाषाएँ पढ़ी ना, तो कोई भी एसिड जो होता है, जब जब हम उसको घोलते हैं, डिसोसिएट जब वो होता है, तो डिसोसिएट होने पर जब वो प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है, तो प्रोटॉन देने की क्षमता के कारण ही क्या होता है? वो अम्ल होता है। अब कोई अम्ल पानी में घुलता है तो हाइड्रोजन आयन देता है। अब वो वास्तव में हाइड्रोजन आयन क्या बनाता है? वो हाइड्रोजन आयन हाइड्रोनियम आयन बना देता है। और हाइड्रोनियम आयन की उपस्थिति के कारण ही क्या होता है? कोई भी घोल जो होता है ना, वो अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। ठीक है? कोई भी जो घोल होगा वो हाइड्रोनियम आयन जब उसमें उपस्थित होगा तो उसके कारण से क्या हो जाएगा? वो अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। तो इसलिए किसी एसिड की जो एसिडिटी होती है ना, वो कुछ बातों पर निर्भर करती है। कैसी बात निर्भर करती है? कि जैसे कि वो कितनी आसानी से हमको क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है। मतलब हाइड्रोजन आयन के छोड़ने की क्षमता जो होती है ना किसी की, वो जितनी अच्छी होती है वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड बनाता है, उतना स्ट्रॉन्ग अम्ल बनाता है, जिसमें हाइड्रोजन प्लस आयन को छोड़ने की क्षमता जिसकी जितनी अच्छी होती है वो उतना स्ट्रॉन्ग अम्ल होता है। जैसे HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, ये कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड हैं जो हमने पढ़े हुए हैं पहले, है ना? तो और दूसरा क्या कारण है कि जो धनावेश होता है हाइड्रोजन पर, जो धनावेश होता है ना, वो जितना अधिक धनावेश कहीं पर से मिलेगा किसी भी कारण से, तो वो क्या होगा? वो भी उतना अच्छा अम्ल की तरह से काम करेगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन है, एसिड का जो हाइड्रोजन है ना, तो एसिड का हाइड्रोजन क्या होता है? ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता के कारण ये क्या हो जाता है? टूट जाता है। ऑक्सीजन क्या करता है? अपनी विद्युत ऋणात्मकता से उसके इलेक्ट्रॉन को भी खींच लेता है अपनी ओर, तो उसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो जिस वजह से क्या होता है? हाइड्रोजन इससे रिमूव हो जाता है ना? हाइड्रोजन प्लस आयन के रूप में बाहर निकल जाता है। और यही कारण क्या होता है? इसका अम्लता का कारण होता है। इसी कारण से ये क्या होता है? इसका एसिडिक नेचर हो जाता है। ठीक है ना? किसी भी अम्ल के लिए हो जाएगा। तो कोई भी पदार्थ की अगर आप अम्ल की परिभाषा देखेंगे तो उसमें हाइड्रोजन प्लस आयन के रूप में जितनी जल्दी वो बाहर को निकालेगा ना, उतना अच्छा वो अम्ल होता है। जो भी जितने अच्छे से बाहर को निकालेगा। अब जितने भी समूह इससे जुड़े हुए रहते हैं, वो समूहों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि जितने ज़्यादा समूह हैं वो कौन उसको प्रबल बनाता है, कौन उसको वीक बनाता है, यानी कि दुर्बल बनाता है। ठीक है? तो ये पहला कारण ये है कि हाइड्रोजन पर धनावेश जितना अधिक होगा या जितना अधिक धनावेश आने के कारण बनेंगे, वो भी उस यौगिक की अम्लता उतनी अधिक हो जाएगी। ये इस बात को बताता है कि उतनी उस अम्ल की अम्लता उतनी बढ़ जाएगी जितना उसमें हाइड्रोजन प्लस आयन को बनने की क्षमता हो जाएगी। दूसरा क्या है कि दूसरा कारण यदि आप देखते हैं तो रिजोनेंस एक कारण है। रिजोनेंस किसका हो रहा है? जो एसीटेट आयन हमारा बन रहा है। तो एसीटेट आयन जो हमारा बनेगा वो अपने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के साथ में बनता है। इसमें दो प्रकार के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहले वाले में क्या होता है कि एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, देखो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स के घूमने से बनते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पाई बॉन्ड बना देते हैं बॉन्ड के रूप में, और दूसरे जो पाई बॉन्ड हैं वो टूट करके लोन पेयर के रूप में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या होता है? जो नेगेटिव चार्ज है यानी कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स पूरे एसीटेट आयन में घूमते रहते हैं, तो वो नेगेटिव चार्ज को सर्कुलेट कर देते हैं।
समझ रहे हैं आप, नेगेटिव चार्ज को क्या कर देंगे, सर्कुलेट कर देते हैं। तो ये कारण इसका होता है। तो ये जितनी चीज़ें इतनी अच्छी होंगी ना, तो वो उतना ही यौगिक क्या होगा, उतना ही अच्छा अम्ल हो जाएगा, उतना अच्छा अम्ल हो जाएगा। अब तीसरी एक और बात यदि आप देखते हैं, तीसरी एक और बात क्या होती है कि जब हम किसी की अम्ल की क्षमता है ना, तो अम्ल की क्षमता को हम कैसे नापेंगे भाई? नापेंगे कैसे, मतलब तोलेंगे, नाप-तोल कैसे करेंगे? तो नाप-तोल करने का तरीका यहाँ पर क्या होता है, नाप-तोल करने के लिए हम एक उसका एसिड का एक डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हैं। अगर आप लोगों ने प्राथमिक 11th में यदि पढ़ा हो,